तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वगैरह पढ़ लिया था। लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये सब देख लिए थे, उनके फॉर्मूला देख लिए थे और प्रैक्टिस कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कैसे कैसे कंडक्टिविटी चेंज होती है वो स्टडी करने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जब भी हम कंडक्टिविटी की वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो हमें बस दो फैक्टर्स देखने हैं मेनली, नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी। हमें मोटे मोटे बस ये दो फैक्टर देखने हैं, बाकी सारे फैक्टर्स इन दोनों पे ही डिपेंड करते हुए चलेंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और सिमिलरली अगर मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी का इन दोनों के ऊपर ये रिलेशन है। अब इन दोनों के रिलेशन बाकी फैक्टर से कैसे है वो सब आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है। तो पहला तो चीज यही देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन होंगे मैम। इंक्रीज करेंगे तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए तो मतलब कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर गई। तो एक तो ये चीज हो गई नंबर ऑफ आयंस की। अब अगर हम मोबिलिटी की बात करें, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या हो रहा है, मोबिलिटी घट रही है। मोबिलिटी का मतलब क्या है, कितनी इजीली वो मूव मूवमेंट कर ऑफ पा रहा है, आयंस। कितनी तेज वो चल पा रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे तरीके से इमेजिन करो, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक खाली ग्राउंड है बिल्कुल, और एक ग्राउंड है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत लोग है। तो एक आपको खाली ग्राउंड में भागना है और एक आपको भीड़ वाले ग्राउंड में भागना है। तो इजीली आप किस में भाग पाओगे, खाली वाले में। खाली ग्राउंड में भाग पाओगे। तो यही है कि आपकी खाली ग्राउंड में मोबिलिटी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू भीड़ वाली जगह पे। सिमिलरली आयंस का भी यही केस होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है तो उनकी जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, उनकी मूव करने की स्पीड और टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो दो फैक्टर्स हो गए यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन एक ही उसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से मोबिलिटी कम हो रही है। तो अब हम कौन सी चीज देखेंगे, तो फाइनल जो हमारा आउटकम आता है वो यही आता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ये फाइनल हमारा आउटकम आता है, हमेशा यही होता है ऑलवेज। इससे जो डिक्रीज हुआ, मोबिलिटी कम होने से जो कंडक्टिविटी में डिक्रीज हुआ वो जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू जितना इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनल आउटकम क्या आ रहा है कि अगर ये इतना इंक्रीज हो रहा है तो ये थोड़ा बहुत इतना डिक्रीज हो रहा होगा मोबिलिटी की वजह से। तो फाइनल कितना बचा, इतना अभी भी इंक्रीज हो ही रहा है। तो क्या आ गया इसका कंक्लूजन कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हमेशा कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस हमेशा उससे इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो मतलब चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, और चार्ज कैरियर्स बढ़ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। डाइल्यूशन कर देंगे अगर तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ आया ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ? तो सब में हमें यही देखना है पूरे आज के टॉपिक में कि नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक बार ये क्वेश्चन बताओ, विच हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। मैक्सिमम कंडक्टिविटी इसमें किसकी आएगी? ये और ओके, तो वही बात है, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हम देख लेंगे इसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा किस में आएंगे। नंबर ऑफ आयंस कैसे आएंगे, जब हम इसको पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो ये अपने कैटायन और एनायन में ब्रेक करेगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये अकेला ही रहने वाला है तो नंबर ऑफ आयन एक ही रहेगा। यहाँ पे देखो दो Cl माइनस में और बाकी जो बचा हुआ है Cr NH3 5 Cl2 पॉजिटिव। कितने आयंस हो गए, ये तीन। सिमिलरली यहाँ पे
एक इसका और एक इसका, तो 2, और यहाँ पे 1 और 3 4। तो ऑप्शन डी सही बताया आप लोगों ने। ऑप्शन डी विल हैव द मैक्सिमम कंडक्टिविटी। 4 आयंस इसमें बनेंगे पानी में जाने के बाद। 4 आयंस पानी में गए छपाक छपाक। ठीक है, चले आगे। अब आगे समझिए। ठीक है, अब जो हमने फैक्टर्स लिखे थे लास्ट क्लास में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर वगैरह, उन सब पे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? पहले तो हम इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। आयनिक से याद आया थोड़ा बहुत, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे थे, मतलब उनका जो अल्फा था वो 100% था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सॉल्ट है NaCl फॉर एग्जाम्पल, वो कंप्लीटली अपना डिसोसिएट कर रहा था Na+ और Cl- आयंस में, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था। लेकिन वीक के केस में क्या था? अल्फा जो था लेस देन 100% था, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ये एरो इसीलिए यूज किया था क्योंकि पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा था CH3CO- और H+ में। तो यहाँ पे तो है जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, तो नंबर ऑफ आयंस जो आ गए वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में कंपैरिजन तो ऐसे ही हो जाता है नंबर ऑफ आयंस देख के, कि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ आयंस हमेशा वीक के कंपैरिजन में ज्यादा रहेंगे इसमें। तो अगर नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर है तो कंडक्टेंस भी क्या आएगी? ग्रेटर आएगी। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा स्ट्रॉन्ग की कंडक्टेंस ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि इसका अल्फा 100% है, और अल्फा 100% है तो मतलब ज्यादा से ज्यादा वो डिसोसिएट करेगा, 100% डिसोसिएट करेगा। ठीक है, जो भी दोनों मैंने फैक्टर्स लिखवाए थे, नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी, इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है वो यही रहता है मोस्टली, नंबर ऑफ आयंस। आ गया ये समझ? ओके। दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर का। इसमें भी अभी दोनों को डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक को, देखते हैं इन पे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट फर्क पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, पहले स्ट्रॉन्ग का बताती हूँ। इसमें नंबर ऑफ आयंस जो है हमने देख लिए ऑलरेडी ज्यादा है, और अपने 100% पे, मतलब मैक्सिमम है, जितने हो सकते थे उतने ही है। चाहे टेम्परेचर आप बढ़ाओ या कम करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें डिसोसिएट हमेशा 100% ही होना है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ती है, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई तो नंबर ऑफ आयंस भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, तो कंडक्टेंस भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ज्यादा देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे तो कुछ देखने को मिलता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी 100% है। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो नंबर ऑफ आयंस जो है इंक्रीज कर जाएंगे, तो कंडक्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है बच्चों? ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो। Aqueous solution of which of the following compounds is the best conductor of electric current? Acetic acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया या फिर फ्रक्टोज। बेस्ट कंडक्टर कौन है इनमें से? बहुत बढ़िया बच्चों, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हमेशा कंडक्टिविटी ज्यादा ही होगी एज कम्पेयर टू वीक। ये वीक है, अमोनिया भी वीक है, और फ्रक्टोज भी। फ्रक्टोज तो है ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट, वो तो इसी में रहेगा, ब्रेक तो करेगा ही नहीं वो पानी में जाने के बाद। ठीक है, चलो गुड। अब आता है हमारा इफेक्ट ऑफ साइज या फिर इफेक्टिव साइज। तो क्या है कि अगर कोई सॉल्ट है AB, तो इसमें कुछ कैटायन का साइज है, कुछ एनायन का साइज है। लेकिन जब हमने इस सॉल्ट को पानी में डाल दिया, सॉल्ट को पानी में डाल दिया, तो अब जो है, और इस कैटायन का और इस एनायन का वही साइज नहीं रहने वाला।
अब इनका साइज जो है वो चेंज होगा। कैटायन की बात करेंगे यहाँ पे, A+ है कैटायन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पानी में क्या है, H2O, H2O के ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन के इसको ऐसे चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। तो इस कैटायन को इन्होंने चारों तरफ से ऐसे घेर लिया, क्योंकि उन्हें दिखा कि कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आया हमारे पास। तो ऐसे वो अपनी इंटरेक्शन इसके साथ करने लगे, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच। तो अब जो था, जो पहले कैटायन का साइज था, वो साइज ना रह के जो साइज हो गया ये हो गया, H2O मॉलिक्यूल्स के साथ उसका साइज हो गया। इसी साइज को बोल रहे हैं इफेक्टिव साइज। इसी साइज को बोल रहे हैं इफेक्टिव साइज। तो एक तो इफेक्टिव साइज की डेफिनेशन लिख लो, साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस आफ्टर इलेक्ट्रोलाइट, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइट goes into solution, साइज ऑफ आयन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइट गोज इनटू सोल्यूशन। तो इफेक्टिव साइज जो है अब कैटायन का बड़ा हो गया एज कंपेयर टू जो उसका पहले था। इफेक्टिव साइज डिपेंड किस पे करता है, हाइड्रेशन एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जो भी उसको स्टेबलाइज कर रही है, मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर और इस कैटायन के बीच जो इंटरेक्शन होने से एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टेबिलाईजेशन आ रही है, और उस स्टेबिलाईजेशन से यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। पानी की वजह से, पानी में जाने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पहले भी, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। इनवर्स रिलेशन विद साइज। अब क्योंकि हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो कंडक्टेंस का तो देख लेते हैं क्या प्रोपोर्शनैलिटी है। तो कंडक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव साइज के। क्योंकि अगर कोई भारी आयन है, कोई बड़ा आयन है, तो उसको मूव करने में उसकी मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और अगर कोई हल्का सा छोटा सा आयन है तो वो आराम से भागेगा, तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा रहेगी। मोबिलिटी ज्यादा रहेगी तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, मोबिलिटी कम तो कंडक्टिविटी कम। ये इफेक्ट है साइज का पानी में जाने के बाद आयंस पे। ये समझ आया? अब साइज के साथ एक बार थोड़ा और ढंग से देख लेते हैं। चार्ज ज्यादा होगा तब तो इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, तो इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। साइज के साथ कैसे रोल है, अगर कोई बिल्कुल छोटा सा कैटायन है, छोटा सा बिल्कुल, तो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा घेरेंगे, और अगर कोई बड़ा कैटायन है तो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ढंग से घेर नहीं पाएंगे। जस्ट लाइक कि अगर कोई छोटा सा कमजोर सा इंसान है तो उसको गुंडों ने ज्यादा घेर लिया, लेकिन अगर कोई बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा कोई इंसान है तो उसको गुंडे घेरने से पहले सोचेंगे। उसी कंसेप्ट को यहाँ पे सोच सकते हो कि अगर कोई बड़ा कैटायन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ढंग से उसे सराउंड नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू कोई छोटा कैटायन हो। तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी इसके अगर क्वेश्चंस देखते हैं तब और ढंग से समझ आ जाएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, लिथियम प्लस, Na+, पोटेशियम प्लस, रुबीडियम प्लस, इन सबके एक्वस सोल्यूशंस हैं। तो आप कंडक्टेंस का ऑर्डर बता दो, इसको A B C D लिख लो, और कंडक्टेंस का ऑर्डर बता दो, चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग। D C B A। इंक्रीजिंग बता रहे हो डिक्रीजिंग बता रहे हो? ओके, जैसे आदित्य ने आंसर लिखा है ना एकदम वो एरोस डाल के, ग्रेटर देन का साइन डाल के, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सब बच्चे लिखें।
DCB ऐसे समझ आता है कि आप क्या आंसर देना चाह रहे हो। जो ये लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, ये जो है ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है सब, LiNaKRb, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है सब, फर्स्ट ग्रुप के। तो डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तब साइज बढ़ता है। तो अगर साइज बढ़ेगा तो इनका इफेक्टिव साइज कम रहेगा। इफेक्टिव साइज कम रहेगा तो कंडक्टिविटी इनकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव साइज। जो अगर जितना बड़ा बन जा रहा है पानी में जाने के बाद, उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भूपिंदर ने लिखा है, DCBA, इस तरीके से। क्योंकि रुबिडियम जो है सबसे बड़ा है यहाँ पे, और अगर सबसे बड़ा है तो वही बात है, पानी वाले मॉलिक्यूल्स इसको घेरने से पहले सोचेंगे, और अगर सोचेंगे तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इफेक्टिव साइज उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। समझ आ गया बाकी बच्चों को जिन्होंने आंसर दिया था? ओके। तो अगर ये बात हो गई एक्वस की, अगर हम बात करें सेम Li+, Na+, K+, Rb+ की मोल्टन स्टेट में, तब बताओ क्या ऑर्डर रहेगा कंडक्टेंस का? मोल्टन स्टेट में क्या ऑर्डर रहेगा? ओके। ओके आदिति, पिंड मैसेज दिख गया आपका। इस बार सबने सही आंसर दिया है। इस बार ए की ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की, और लास्ट में डी की। क्योंकि इस बार सबसे बड़ा कैटायन कौन रहा? आरबी, और सबसे छोटा Li। मोल्टन है तो पानी का कुछ रोल या फिर फंक्शन है ही नहीं इसमें। और बता दो बस, Na2SO4 और MgSO4, एक्वस, और NaCl और KCl एक्वस, LiCl एक्वस। ये ए, ये बी। ओके, नेक्स्ट वाला भी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, आई थिंक सोच लिया है सबने। तो इसमें देखो अब क्या फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 है और मैग्नीशियम के ऊपर +2 है। हमेशा चार्ज को आपने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू साइज, और यहाँ पे तो साइज भी इसका छोटा है मैग्नीशियम का। हमेशा आपने चार्ज को प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू साइज। चार्ज को प्रायोरिटी देने के बाद हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज थी, तो मतलब ज्यादा वो सॉल्वेट होगा या ज्यादा वो इफेक्टिव साइज उसका ज्यादा रहेगा। इफेक्टिव साइज ज्यादा रहेगा तो, सॉरी, ये इफेक्टिव साइज ज्यादा रहेगा तो कंडक्टिविटी कम रहेगी। इसका इफेक्टिव साइज ज्यादा, चार्ज ज्यादा है क्योंकि, तो उसकी कंडक्टिविटी कम रहेगी। यहाँ पे Li+ का साइज छोटा है, ये बस इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्ट के फॉर्म में लिख दिया, सॉरी इस वाले को, एक्वस वाले को। Li+ का साइज छोटा है तो इफेक्टिव साइज ज्यादा, तो Na+ का कंडक्टिविटी ज्यादा। हो गया क्लियर ये कॉन्सेप्ट? तुम एक बार इफेक्टिव साइज थोड़ा बता दो। इफेक्टिव साइज दिखा दो, देखो
ये इफेक्टिव साइज था। केटायन जब पानी में जा रहा था तो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे चारों तरफ से सराउंड कर रहे थे। तो अगर कोई छोटा सा कैटायन है, तो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा सराउंड करेंगे। ज्यादा सराउंड करेंगे तो उसका ओवरऑल जो आएगा साइज, ओवरऑल जो साइज आ रहा है मतलब पानी में जाने के बाद जो साइज आ रहा है, जिसको बोल रहे हैं इफेक्टिव साइज, वो बड़ा आएगा अगर कोई कैटायन छोटा है। लेकिन अगर कोई कैटायन बड़ा है, ऑलरेडी वो बड़ा है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स उसको इतना सराउंड करके इतना बड़ा नहीं बना पाएंगे जितना इस छोटे वाले को बड़ा बना दिया। तो इसलिए इसका इफेक्टिव साइज उतना बड़ा नहीं हो पाता, बढ़ता है लेकिन उतना बड़ा नहीं हो पाता जितना इस छोटे वाले का बड़ा हो गया। इसलिए इफेक्टिव साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है एक तो, कि जितने ज्यादा पॉजिटिव वो लेके आएगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर जितने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो उतना बड़ा उसका इफेक्टिव साइज हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि जितना छोटा है उतना ज्यादा उसको घेर रहे हैं, और अगर जितना बड़ा है तो उसका उतना ही कम उसको घेर रहे हैं। और उसके बाद कंडक्टेंस के साथ क्या रिलेशन है इफेक्टिव साइज का? इनवर्स। क्योंकि अगर कोई भारी आयन है तो वो ढंग से भाग नहीं पाएगा, लेकिन कहीं छोटा सा लाइट सा आयन है तो वो ढंग से भाग पाएगा। अब क्लियर हुआ? ओके। एक बार ये क्वेश्चन बताओ, ionic mobility of which of the following alkali metal ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field? मोबिलिटी सबसे कम किसकी होगी इस बार? हमने कंडक्टेंस वाला ऑर्डर अभी पीछे किया, जस्ट मोबिलिटी का जस्ट सेम रहेगा या उल्टा जो भी है। देखो वही क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने इफेक्टिव साइज का पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है, बस इसने थोड़ा हाई फाई लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्वा सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। वही कॉन्सेप्ट है, साइज अगर छोटा है कैटायन का तो उसकी मोबिलिटी, पहले तो उसका इफेक्टिव साइज बड़ा हो जाएगा, इफेक्टिव साइज बड़ा हो गया तो उसकी मोबिलिटी कम हो गई, उसकी कंडक्टिविटी कम हो गई। ऑप्शन सी होगा इसका, Li। जिज्ञासा ठीक है, ओके। सेम क्वेश्चन था बस थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज में, 2017। तो अब कॉन्सेंट्रेशन वाले फैक्टर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिवाइड करके। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज कोई Mx है, वो टूट रहा है M+ और X- में। वीक इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया Ma, वो टूट रहा है M+ और A- में। अब यहाँ पे क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अगर हम, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो वो वाला फैक्टर ना देखे हम अभी कौन सा फैक्टर देखेंगे? मोबिलिटी वाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और लैम्डा एम जो कि कॉन्सेंट्रेशन वाला इंक्लूड करके उसकी बात करता है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी में अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्लूड कर दे तो वो कौन सा फैक्टर बन गया था? मोलर कंडक्टिविटी। तो वो लैम्डा एम जो है, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करी मोबिलिटी बढ़ गई, और लैम्डा एम क्या करेगा? बढ़ जाएगा, लेकिन स्लाइटली, बहुत थोड़े से बढ़ेगा, इतना चेंज नहीं आता। पहले भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ आयंस वाला फैक्टर मोर डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू मोबिलिटी। मोबिलिटी में बहुत थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, जिसकी वजह से लैम्डा एम की वैल्यू बहुत थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। तो इसका एक ग्राफ बनाया साइंटिस्ट ने, कॉन्सेंट्रेशन रूट सी के टर्म्स में रखी, यहाँ पे लैम्डा एम रखा। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम करते गए वैसे थोड़ी थोड़ी करके लैम्डा एम बढ़ती गई, और लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन जब जीरो के अप्रोच करें, मतलब जीरो वाला सोल्यूशन तो हम ऐसे कुछ बना नहीं सकते ना, वो तो खाली पानी ही हो जाएगा। तो जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो के अप्रोच करेगी तब कितना लैम्डा एम रहेगा उसका, ये इन्होंने ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके, ये डॉटेड है यहाँ पे, ये इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे डिटरमाइन किया। इस मतलब अगर आपको मैथ्स थोड़ी याद हो 10th क्लास वाली, तो फिर इस वाई एक्सिस को जब यहाँ पे कोई ग्राफ टच करते हैं तो इसको बोलते हैं ना वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो इंटरसेप्ट आया, ये लैम्डा एम नॉट इसको बोला गया।
लैम्डा एम नॉट है, अभी हम देखेंगे आगे, अभी इसको छोड़ दो, बस ये समझ लो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है। तो इसकी जो इक्वेशन मैथ्स वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में वो जो आई, लैम्डा एम इज इक्वल टू, क्योंकि y एक्सिस पे लैम्डा एम है, ये x एक्सिस पे है, रूट सी, इंटरसेप्ट लैम्डा एम नॉट है। अब क्या बच गया, m। ये जो m है या फिर स्लोप है, ये यहाँ पे रख दिया कोई कांस्टेंट माइनस बी, या फिर कहीं जगह पे माइनस ए आपको दिखेगा, कहीं पे माइनस के दिखेगा। माइनस क्यों है, क्योंकि ये स्लोप ऐसे है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग स्लोप है, राइट। तो जहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप होती है तो वहां पे नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन इसलिए। और ये बी जो है वो कांस्टेंट है। बी की कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे कैसे डिपेंड करती है वो भी देखेंगे, अभी उसको छोड़ दो, अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे चढ़ते हैं। तो एक ये आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, कुछ ऐसा नजर आ गया, जिससे इन्होंने लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर लिया, एक्स्ट्रापोलेट करके वाई एक्सिस पे टच करके। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, हम के ए को डिफाइन कर सकते थे यहाँ पे, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सी अल्फा स्क्वायर, अगर याद हो आयनिक से आया था ये सी अल्फा स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अल्फा भी आता है उसको, लेकिन नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है। तो सी अल्फा स्क्वायर, तो इससे अल्फा की वैल्यू आ जाती है रूट के ए बाय सी, अल्फा की वैल्यू आ गई रूट के ए बाय सी। तो इसमें क्या है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो इसका क्या रिलेशन रहेगा अल्फा के साथ, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो अल्फा इंक्रीज करेगा, और अगर अल्फा इंक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर बढ़ गई तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे बढ़ गए, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई काफी अच्छे अमाउंट से, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू मोबिलिटी। काफी ज्यादा यहाँ पे मोबिलिटी का इंक्रीज जो है देखने को मिला। तो इनका ग्राफ कैसे आया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, सी यहाँ पे लैम्डा एम, तो ये ऐसे ऊपर को जाता हुआ एक हाइपरबोला यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, एक हाइपरबोला ऑब्जर्व हुआ रूट लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का, तो ये ढंग से हाइपरबोला जैसे भी बनता है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखो लैम्डा एम नॉट वाई इंटरसेप्ट को ले लिया था, लेकिन यहाँ पे अगर ये एक्स्ट्रापोलेट करने गए तो ये ग्राफ तो ऐसे ऐसे चलता गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस चलने लगा, तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट निकालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो एक चीज तो यहाँ पे ये लिख लो कि लैम्डा एम नॉट कांट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम ग्राफ इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन स्ट्रॉन्ग में ये पॉसिबल था, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट पे उसको एक्स्ट्रापोलेट करके बता दिया था। तो अभी ये समझ आ गया कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी मैक्सिमम थे, अब हमें क्या फैक्टर देखना था, मोबिलिटी का। तो जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तब मोबिलिटी बढ़ती है, और मोबिलिटी अगर बढ़ती है तो लैम्डा एम बढ़ेगा, लेकिन स्लाइटली। तो ये कब आया था उसका। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अल्फा के साथ हमने रिलेशन बनाया कॉन्सेंट्रेशन का, और कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करती है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं तो लैम्डा एम बहुत अच्छे से इंक्रीज करती है। इसलिए जैसे जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे लैम्डा एम यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ रहा है। समझ आ गया ये, ओके। अब चलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको बोल रहे हैं, लैम्डा एम नॉट की जो बात कर रहे थे, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको लैम्डा एम नॉट या फिर कई जगह पे आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट भी देखने को मिल सकता है। तो ये वैल्यू है क्या, जब जैसे अगर आपने इस ग्राफ में भी देखी हो कि ये जब 0 के पास पहुंच गई कॉन्सेंट्रेशन, तब उसको जो बोल रहे हैं उस मोलर कंडक्टिविटी को की वैल्यू को बोल रहे हैं लैम्डा एम नॉट। तो इट इज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस 0, when concentration approaches 0, that value of molar conductivity, that value of molar conductivity is known as limiting molar conductivity। जब कॉन्सेंट्रेशन 0 का अप्रोच करे तब जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है।
इसको कई बार ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक तो ये हो गया जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो अप्रोच करे, दूसरा ये कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है ये कि कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो के करीब पहुंच गई है, इतना ज्यादा उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। एक चीज इसको और बोल सकते हैं कि ये लैम्डा एम की वो मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू of lambda m that an electrolyte can offer, that an electrolyte can offer। इन तीनों तरीकों से हम लैम्डा एम नॉट को डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, जो भी कोई अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें कि वो कितनी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी दे सकता है, तो वो कौन सी कौन सी वैल्यू की बात हो रही है, लैम्डा एम नॉट वैल्यू की बात हो रही है। उससे ज्यादा वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफर नहीं कर सकता, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो पहली क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो अप्रोच करे, दूसरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और तीसरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम। तीनों तरीकों से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, बाकी बच्चे भी ओके। तो ये एक असली ग्राफ है, देखो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये एसिटिक एसिड, और केसीएल जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस ग्राफ से पहली चीज तो ये ऑब्जर्व दिख गई साफ साफ कि केसीएल की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज बहुत ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो ये हमने एकदम सेकंड पॉइंट पे पढ़ लिया था या फर्स्ट पॉइंट पे कि नंबर ऑफ आयन ज्यादा होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, इसलिए इनकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा आती है। तो ये ग्राफ हो गया। और इस ग्राफ से मेरे को क्या बताना है, पहले तो इसकी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट, ये इसकी इक्वेशन आई थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ये था और स्लोप ये माइनस बी। अब इस बी की बात कर लेते हैं, किस किस पे डिपेंड करता है। तो बी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मेरा मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही आई थी, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही आई थी। तो इसका मतलब क्या है फिर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का? इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके ऊपर चार्जेस क्या क्या है, चार्जेस ऑन एनायन एंड कैटायन, दोनों का चार्ज हमें अलग अलग देखना है, उसके हिसाब से इस बी की वैल्यू रहती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर -1 है, तो इसको बोलते हैं वन वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मेरी स्क्रीन लैग कर रही है क्या? आपको दिख रहा है? ओके, तो ये हो गया वन वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा जैसे कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल, कैल्शियम के ऊपर +2, Cl के ऊपर -1, स्टोइकियोमेट्री का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो ये क्या आ गया, 2 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। MgSO4 का बताओगे आप क्या टाइप होगा? MgSO4 का क्या टाइप होगा? 2 2। 2 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे बी के लिए, कि बी इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करता है। तो जो भी वन वन टाइप के होंगे, जितने भी वन वन टाइप के होंगे, फॉर एग्जाम्पल KCl, LiCl, ये सारे वन वन टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इनकी जो बी की वैल्यू आएगी वो सेम होगी सबके लिए, जो भी वन वन टाइप के हैं। सिमिलरली जो जो 2 1 टाइप के सॉल्ट्स है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड या फिर और भी कोई हो, तो उन सबकी बी की वैल्यू सेम रहेगी। सिमिलरली 2 2 टाइप के बी की वैल्यू सबकी सेम रहेगी। तो ऐसे ये टाइप पे डिपेंड करता है। आ गया टाइप क्या है, ये समझ आ गया। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करो एक बार।
Which one of the following graphs between molar conductivity versus root C is correct? लैम्डा m वर्सेस रूट c का ग्राफ बताना है। दो इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं NaCl और KCl। एक आंसर आ गया हमारे पास, और किसी का कोई आ रहा है? एक और आ गया है, और बच्चे? ओके, सबका सी आ रहा है या किसी का कुछ और भी आ रहा है? ठीक है, चलो देख लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को। सही बता रहे हो सब बच्चे, सी है इसका आंसर। तो पहले तो आपने ये देखना है कि NaCl और KCl में ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है। तो ये इसमें वही इफेक्टिव साइज वाला कॉन्सेप्ट, तो उसकी वजह से K प्लस बड़ा है तो KCl की कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी NaCl से, क्योंकि इसका इफेक्टिव साइज उतना बड़ा नहीं होगा जितना NaCl का होगा। एक तो चीज ये आ गई। अब उससे भी हमारे एक तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, उसके बाद ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें NaCl की ज्यादा है यहाँ पे लैम्डा एम नॉट। अब ये दोनों ऑप्शंस बचे, तो इन दोनों में से कैसे देखेंगे? लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट। इस इक्वेशन से स्लोप क्या है हमारी? बी। अब KCl और NaCl दोनों की स्लोप की बात अगर हमें करनी है तो दोनों 1-1 टाइप के सॉल्ट्स हैं, और अगर 1-1 टाइप के सॉल्ट है तो इनकी बी की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। तो मतलब इनकी स्लोप की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी स्लोप नहीं है दोनों की स्लोप सेम है। तो ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया बच्चों। एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ, ये मेंस का PQIQ है 2019 का, और जे के बच्चे भी मतलब इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए थे जितना आराम से आप लोगों ने कर दिया है। बढ़िया, मतलब आपको कंसेप्ट ढंग से समझ आ गया। ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करो। स्टेटमेंट 1, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। ऑप्शन और S2 क्या कह रहा है? मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ठीक है। ऑप्शन भी बता रहे हो सब, करेक्ट ऑप्शन है। कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का हमने रिलेशन करा ही था कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, यही बोला था। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए था, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो गई। स्टेटमेंट 2 क्या थी? मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने दोनों केसेस में देखा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी दोनों के ग्राफ ऊपर जा रहे थे। दोनों की जो लैम्डा एम की वैल्यू वो बढ़ रही थी जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही थी। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, S1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस स्टेटमेंट 2 को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी हमने देखा था, तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू घट रही थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो स्टेटमेंट 2 को। ठीक है, ओके, सबने सही आंसर दिया था, गुड। तो अब हम चलते हैं कोलरॉश लॉ पे। तो कोलरॉश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था, उस तक जाने से पहले ये देख लेते हैं कैसे ये लॉ आया था।
तो इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, ठीक है, उनकी लैम्डा एम नॉट की वैल्यूज जो है वो देखी और उनका डिफरेंस देखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे KCl और NaCl में देखो, यहाँ पे ये 14.99 आई KCl के लिए और NaCl के लिए इतनी आई, दोनों को डिफरेंस कर दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू आई। फिर उन्होंने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए KNO3 और NaNO3, इनके लैम्डा एम नॉट की वैल्यूज देखी, इनका डिफरेंस देखा, फिर देखा कि ये जो ऊपर डिफरेंस आ रहा था और ये जो नीचे डिफरेंस आ रहा था ये तो दोनों सेम आ रहा है। फिर ऐसे ही बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखा, जैसे KCl KNO3 के लिए ये डेटा आया, इसका डिफरेंस ये आया। फिर NaCl NaNO3 के लिए भी डिफरेंस ये आया, HCl HNO3 के लिए भी डिफरेंस ये आया। तो अब उन्हें हो गया कि भाई ये डिफरेंस सेम कैसे आ रहा है, क्या कुछ ट्रेंड है, क्या कुछ हो रहा है। डिफरेंस इन कंडक्टेंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन कंडक्टेंस ऑफ K प्लस एंड Na प्लस आयंस। यहाँ पे इन दोनों केस में क्या है कि Cl कॉमन थे आपस में, तो ये तो कैंसिल हो जा रहे थे। अगर इसको ब्रेक करके लिखो K प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे इन दोनों के अगर डिफरेंस लेने चले हम इंडिविजुअल की लैम्डा एम नॉट का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे थे, डिफरेंस बचा इन दोनों का। तो ये जो डिफरेंस इन कंडक्टेंस आया, इसलिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंस इज ड्यू टू कंडक्टेंस ऑफ K प्लस एंड Na प्लस, सिर्फ यही दोनों बचे थे। सिमिलरली NO3 माइनस, तो इससे इन्होंने एक लॉ दिया, वो क्या कि लैम्डा एम नॉट को हम किसी, अगर हमें सॉल्ट का या फिर किसी भी मैम आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? ओके। तो पॉल रॉच लॉ ने ये बोला कि इंडिविजुअली हम एक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम नॉट को उसके कैटायन और एनायन की इंडिविजुअल जो लैम्डा एम नॉट की जो वैल्यू है उसके कंट्रीब्यूशन के सम में लिख सकते हैं। अगर कोई लैम्डा एम नॉट ऑफ AB2 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट ऑफ A प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ B माइनस। अब इस स्टोइकियोमेट्री को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इस 2 को यहाँ मल्टी, तो ये उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे डिफरेंसेस जो ऑब्जर्व किए हमने लास्ट स्लाइड में देखे, उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा एम नॉट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज lambda m naught can be represented as the sum of individual the sum of individual contributions sum of individual contributions of anion and cation anion and cation। और ये रीजन क्या रहा है इसका कि इंडिविजुअली क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा एम नॉट की बात हो रही है या फिर लैम्डा एम इनफाइनाइट की बात हो रही है। क्या मतलब है इसका? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऐसा क्या हो रहा है कि इनको इंडिविजुअली हम लिख सकते हैं। तो हो रहा है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अब इतना पानी डाल दिया गया है, इतना ज्यादा डाइल्यूशन हो गया है
कि जो ये कैटाइन और एनायन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हें अब एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। वरना क्या मतलब था, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, लेकिन अब इनके बीच में इतनी दूरी आ गई है कि इनको अब एक दूसरे से कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं। इतनी ज्यादा डाइल्यूशन यहाँ पे हो चुकी है, अब वो इतनी दूर जा चुके हैं कि उन्हें एक दूसरे से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उनके हम इंडिविजुअल के कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे अलग अलग ले सकते हैं। तो इसको ये भी बोलते हैं कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये वाली चीज, इस लॉ को ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिख के देखें एक बार, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। और अगर लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2 लिखना हो तो लैम्डा एम नॉट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। समझ आ गया कोलरोश लॉ? ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार, रुको इससे पहले कोई और हल्का सा क्वेश्चन हो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, एक मिनट में चेक कर लूं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH एट इनफिनिट डाइल्यूशन। चलो पहले यही वाला कर लेते हैं फिर। एक तो चीज ये हो गई हमारी लैम्डा नॉट वाली, एक मैं चीज बता देती हूँ इस लैम्डा इक्विवेलेंट वाली। जब हम लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट लिखते हैं तब हम इस स्टोइकियोमेट्री को कंसिडर नहीं करते कि कितने, जैसे Cl2 था तो हम इस 2 को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बस लिखेंगे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस, सिर्फ उसी का लिखेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे। और एक मैं चीज बताना भूल गई ये वाली, कि लैम्डा, हमने पिछली क्लास में जैसे देखा कि लैम्डा इक्विवेलेंट क्या था, कापा वाले फॉर्मूला से हमने डराइव किया था कि लैम्डा एम को अगर हम उसके चार्ज से डिवाइड कर दे तो हम लैम्डा इक्विवेलेंट तक पहुंच सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे नॉट वाले में भी ये चीज हमारी लागू रहेगी, चार्ज से डिवाइड कर देंगे अगर हम एम को तो हम उस तक लैम्डा इक्विवेलेंट तक पहुंच सकते हैं। तो एक बार आप मेरे को ये ऑप्शन ए वाला बताओ, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस क्या वैल्यू आएगी अगर हमें लैम्डा एम दे रखा है 300? 100। 100, गुड। सिंपली 300 को डिवाइड कर दिया 3 से, 100। बी करते हैं, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट अगर हमें लिखना है इसका तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 माइनस। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट लिखते टाइम ये 2 को या फिर 3 को यहाँ पे हमें कंसिडर नहीं करना। तो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट अभी जस्ट आपने निकाला 100 इसका, और इसका SO4 2 माइनस का दे रखा है 125, तो ये आ गया 225। 160 क्यों बताया? मैंने 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बेटा, वो नहीं करना है यहाँ पे, वो हम लैम्डा एम वाले में करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट में डू नॉट मल्टीप्लाई बाय नंबर। इसको स्टार बना के ऐसे लिख लेना। उसके बाद ऑप्शन सी बताओ, लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4, ये वाला। ओके,
अब लैम्डा एम नॉट लिख रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4 वोल्ट NH4 प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ SO4 2 माइनस, इसी में ब्रेक करेगा 2NH4 प्लस में और SO4 2 माइनस में। अगर ये डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हो तो पहले इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा एम ऑफ NH4 प्लस ये रहा 200 प्लस SO4 2 माइनस का लैम्डा इक्विवेलेंट दिया है तो लैम्डा इक्विवेलेंट से हम लैम्डा एम में कैसे जाएंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 125 इंटू 2 400 प्लस 650, 2 5 10 2 4 5 2 1 2, 650 आ रहा है बेटा। 525 कैसे निकाला था? SO4 तो एक ही है ना। SO4 एक ही है लेकिन यहाँ पे ये जो दे रखा है ये लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है और यहाँ पे हम लैम्डा एम चाहते हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है 525 ये गलती आ रही होगी। आदिति ने सही आंसर दिया, गुड। नेक्स्ट करें NaCl डॉट BaCl2 वाला। ऑप्शन डी NaCl डॉट डॉट है, ये कॉमन ही है, ये डॉट है। NaCl डॉट BaCl2 डॉट सी डॉट 6H2O, डबल सॉल्ट है ये। तो जितने भी यहाँ पे आपको कैटायन जितने भी एनायन दिख रहे हैं उनको इंडिविजुअली सम कर लो और H2O का कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इंडिविजुअली जितने कैटायन दिख रहे हैं जितने एनायन दिख रहे हैं उनका सम कर लो। कैसे लिख सकते हैं इसको? लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Ba2 प्लस, और क्या एनायंस है, क्लोराइड है और 3 है, तो 3 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। Na प्लस का ये रहा 150, बेरियम 2 प्लस का लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 100 इंटू 2, लैम्डा एम और Cl माइनस ये रहा 150, तो 3 इंटू 150, तो ये आ रहा है आपका 800। गुड, गुड एवरीवन, गुड। ऑप्शन ई से रुको, पहले ऑप्शन एफ बताओ पहले। NaCl का लैम्डा इक्विवेलेंट, NaCl का बताओ लैम्डा इक्विवेलेंट। 300। 300 बोल रहे हो? ओके 300 आ गया सबका। सिंपली लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस, तो ये आ गया आपका। इक्विवेलेंट का नहीं दे रखा लेकिन सेम ही रहेगा क्योंकि 1 ही है चार्ज, तो 150 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस भी उतना ही रहेगा 150, 300। गुड। अब इस ऑप्शन ई को ट्राई करो, जैसे हमने ऑप्शन डी किया इंडिविजुअली सम कर दिया कैटायन और एनायन का, सिमिलरली यहाँ पे भी जितने भी आपको कैटायन एनायन दिख रहे हैं अलग अलग उन सबका सम कर दो। ट्राई करो इसको। टू थाउजेंड
और सबका 2000 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो क्या क्या है हमारे पास, NH4 दो है और SO4 2 माइनस यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू SO4 2 माइनस। और क्या क्या है, Al2 दो है, तो 2 इंटू Al3 प्लस। यही सब है। NH4 आ गए दो, SO4 आ गए 4 और दो एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो इसके इंडिविजुअली क्या क्या दे रखे हैं, 200, तो 2 इंटू 200 प्लस SO4 2 माइनस का लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है, तो लैम्डा m के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 125 प्लस 2 इंटू एल्यूमिनियम 3 प्लस 2 इंटू 300, तो 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 1000 आ गया ये। 8 इंटू 125 1000 आ रहा है। हाँ, 1000 प्लस 1000 2000। ठीक है, गुड। तो देख सकते हो आप, जैसे ये डबल सॉल्ट है और डबल सॉल्ट में जितने ज्यादा आयंस है उतनी ही ज्यादा यहाँ पे हमारी लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आ रही है। कंडक्टिविटी देख रहे हो अब कितनी बढ़ गई, 2000 हो गई। बाकी केसेस में 3 3 डिजिट्स में आ रही थी, यहाँ पे 4 डिजिट्स में आने लगी। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और आगे पढ़ लेंगे। ओके।